देखते हैं 32 नंबर है, व्हाट इज द कंट्रैक्शन ऑफ वी हैव। तो ये क्वेश्चन वहां पे मैंने करवाया हुआ है। वी हैव की कंट्रैक्शन क्या है, इस तरह लिखी जाती है। इसको कंट्रैक्शन क्या होती है, जब हम दो लफ्जों को मिला के लिखते हैं, दरमियान में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, पंक्चुएशन मार्क और कुछ लेटर्स ओमिट करते हैं, जैसे इसमें एच और ए को यहाँ से हमने ओमिट किया है। फिर 33 है, विच ऑफ दीज पेयर्स डज नॉट मैच प्रॉपरली। तो वहां भी मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन भी हमने किए हैं कि आपने कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, मेस्कुलिन फेमिनिन लाजमी देखने हैं। तो उसी से रिलेटेड है किंग और क्वीन, तो ये पेयर बनता है। मिस्टर और मिस पेयर बनता है। अंकल आंट पेयर बनता है, लेकिन विडो और बैचलर का पेयर नहीं बनता। विडो जो है वो बेवा औरत को कहते हैं, बैचलर जो है वो कुंवारा मर्द जो होता है उसको कहा जाता है। जबकि विडो जो है वो एक फेमिनिन है, इसका मेस्कुलिन हो जाएगा विडवर, आगे ई आर लगेगा। और बैचलर एक मेस्कुलिन है, लड़की को कहते हैं, और जो कुंवारी लड़की होती है उसके लिए वर्ड होता है स्पिंस्टर, SPINSTER। उसके बाद 34 है, ये क्वेश्चन तो सेम मैंने वहां पे लिखा भी था। आपको कहा था साइलेंट लेटर तैयार करने हैं, तो डाउट में बी इसमें क्या है, साइलेंट है, इसका सी ऑप्शन हो गया। 35 है, डिड द बेबी क्राई लाउडली। तो ये भी टेंस भी मैंने करवाए हुए हैं, मेरे जो पांचवा पार्ट था उसके स्टार्ट में। तो ये देखिए पास्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो जब भी पास्ट फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता, तो वो टेंस होता है पास्ट सिंपल, जिसको पास्ट इंडेफिनेट भी कहा जाता है। फिर 36 क्वेश्चन है, द स्टार शाइन ब्राइटली एट नाइट। तो इसको हमने इंटरॉगेटिव में चेंज करना है, इसका क्वेश्चन बनाना है। तो टोटल 12 टेंसेज होती हैं, कोई भी सेंटेंस होगा 12 में से किसी एक टेंस में होगा। तो 10 में से तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। पहले दो जो टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो यहाँ पे आपने लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब खुद से। तो यहाँ पे देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है शाइन। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम हेल्पिंग वर्ब खुद से क्या लगाते हैं, डू या डज। और पास्ट इंडेफिनेट में लगाते हैं डिड। तो यहाँ देखें, डज तब लगाएंगे जहां अगर इसके साथ एस होता, तो अगर ये सिंगुलर होता, स्टार होता, तो यहाँ शाइन्स होता, फिर हम डज लगाते। लेकिन जब ये एस या ई एस नहीं होगा, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट होगा, तो आप लगाएंगे डू। तो डू शुरू में देखें इन दो में मौजूद है, ए और सी में। अब ए वाला डू द स्टार शाइन ब्राइटली एट नाइट, और सी वाला देखें डू द स्टार हो गया है, तो इसने स्टार्स को क्या कर दिया, स्टार, ये गलती है। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा, ए ऑप्शन। 37 है, ये भी मैंने करवाया है उसी लेक्चर के अंदर। दैट और दिस जो है ये दोनों हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद 38 है, ये भी मैंने उसी कोर्स में करवाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स साबका को कहते हैं जो जुमले के, सॉरी, वर्ड के स्टार्ट में आता है। तो यहाँ पे देखिए अन इसमें प्रीफिक्स है, ये नेस, फुल और ING भी है, ये सारे सफिक्सेस हैं। फिर 39 है, यू शुड वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। तो यहाँ पे देखें एक जो है एडवाइस दी जा रही है। तो शुड जो है ये मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था, मॉडल वर्ड सारे के हमने देखे थे। शुड का मतलब होता है चाहिए, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए बाइक चलाते हुए। तो इसमें आंसर कौन सा है, सी, एडवाइस दी जा रही है। जबकि एबिलिटी के लिए लगता है कैन, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। परमिशन के लिए कैन भी लगता है, मे भी लगता है और कुड भी लगता है। फिर ऑब्लिगेशन के लिए जो आपका फर्ज होता है, जो आपने काम करना होता है लाजमी, तो ऑट टू लगता है और मस्ट भी लगाया जाता है। उसके बाद 40 क्वेश्चन है, तो ये तो हमने किया ही किया है। उसके अंदर बड़ी डिटेल से आपको मैंने बड़ी ट्रिक बताई थी कि कैसे हम पैसिव वाइज में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये इसमें क्या काम कर रहा है, एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज, और ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो नाउन फ्रेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसको शुरू में ले आए, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर जब भी आपके पास पास्ट इनडेफिनेट टेंस होगा, तो आप जो है पैसिव वाइज में या वाज लगाएंगे या वर। अगर जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वाज लगाएंगे, प्लूरल हुआ तो वर। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ये एक गाना है, तो इसके साथ आएगा वाज। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंपोज्ड की थर्ड फॉर्म भी कंपोज्ड ही होती है, फिर बाय आता है। और चूंकि ये ही सब्जेक्टिव है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। फिर 63 क्वेश्चन है, तो ये भी हमने बड़ी डिटेल से नरेशंस की हैं अपने उन कोर्स के अंदर। शी सैड आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ। तो शी सैड की जगह तो शी सैड ही आएगा, सब में सेम है। फिर दैट भी आएगा, ये भी सब में सेम है। फिर अब आई जो होता है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, उसकी जगह ये सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे शी आएगा। तो ये भी सब में सेम है, मतलब यहाँ तक हम ठीक जा रहे हैं। आगे हमने टेंस चेंज करना होता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस बना दें। एम है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है वास। तो फिर देखें एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, बी ऑप्शन। और एक और चीज भी देखें, ये जो टाइम एक्सप्रेशन होती है नाउ, तो इसकी जगह इनडायरेक्ट में लगता है देन। तो ये दोनों तो देन इसमें है ही नहीं,
तो पहले और दूसरे में फिर कौन सा ठीक है? बी ऑप्शन हमारा ठीक है। 64 पे आती हैं, ये भी हमने बड़ी डिटेल से वहां पे किया है लेक्चर के अंदर। तो कंपैरेटिव फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव जो दो के दरमियान मुकाबला करती है, तीसरी होती है हमारे पास सुपरलेटिव। तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव है मोर ब्यूटीफुल, जबकि मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? सुपरलेटिव है। फिर है 65। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लें, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स er इन टीचर। तो ये देखें, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, ये वर्ड होना चाहिए टीच। टीच जो एक वर्ब होता है, अगर उसके आगे हम er लगाएं तो फिर ये टीचर बनता है, जो कि नाउन होता है। इसका आंसर ठीक नाउन है, लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि ये वर्ड देना इसको चाहिए था कि टीच एक वर्ड है, इसके आगे हम लगाएं er, तो फिर वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा नाउन। तो ये आप याद रख लें कि जब भी किसी वर्ब के आगे आप er लगाते हैं तो वो काम करने वाला बन जाता है। टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला। इसी तरह देख लें, वर्क काम करने को कहते हैं, आगे लग जाएगा वर्कर, तो काम करने वाला। प्रोड्यूस पैदा करना, प्रोड्यूसर पैदा करने वाला। फिर 66 है, ये भी हमने किया है अपने उस कोर्स के अंदर के एनाग्राम क्या होते हैं, कि हम जो लेटर्स होते हैं किसी भी वर्ड के उनको रीअरेंज करते हैं, लेकिन जो नया वर्ड बने तो उसका कोई इंग्लिश के अंदर मीनिंग भी होना चाहिए। तो एडमायरर का जो है ये वर्ड कौन सा बनता है? मैरिड बन रहा है। और ये भी याद रखना है कि सारे के सारे लेटर्स उसमें यूज होने चाहिए। तो मिरेकल में देखें सी भी है, तो इसमें सी नहीं था। उसके बाद मेडिएट में देखें तो टी है, इसमें टी भी नहीं है। आखिरी वाले में देखें द आर्मर्ड में देख लें तो ओ है, तो इसमें ओ भी नहीं है। तो ए ऑप्शन इसमें ठीक है, मैरिड। फिर है 67, तो ये भी हमने वहां पे किया था। फॉक्स जो है, अच्छा ये मतलब ये नहीं है कि हमने ये लफ्ज वहां पे किया हुआ है, मैंने सारे कंसेप्ट आपको बताए थे कि इन इन चीजों को आपने कवर करना है। तो फॉक्स की जो फेमिनिन होती है, मोनस होता है, वो होता है विक्सन। 68 क्वेश्चन है, माई मॉम मेड कुकीज फॉर हिम एंड हिज ब्रदर। तो ये तो आपने बड़ी डिटेल से देखनी है ना प्रोनाउन, तो ये भी हमने उस कोर्स के अंदर कवर किए थे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक होता है सब्जेक्टिव, जो शुरू में आता है ही शी और इस तरह के इट यू आई वी। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। तो यहाँ देखें, माई मॉम मेड कुकीज फॉर हिम, मेरी वालदा ने कुकीज बनाई उसके लिए। तो ये जो हिम है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें हिज क्या है? हिज जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, जिसको गलती से पोजेसिव प्रोनाउन भी कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन ये है पोजेसिव। तो हिम इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद 69 है, वेदर वाज वेरी प्लेजेंट इन मरी, जो मौसम है वो बड़ा खुशगवार था मरी में। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है वेदर, एक नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहला अल्फाबेट बड़ा होता है, खास नाम होता है। कंक्रीट वो नाउन होता है जिसको आप देख भी सकते हैं, छू भी। तो ये हम इसको देख छू नहीं सकते। वे कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम होता है, तो ये ग्रुप का नाम भी नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये है अनकाउंटेबल। 60 है, ये भी हमने बड़ी बड़ी डिटेल से किया है वहां पे। सुपरलेटिव डिग्री जो थर्ड डिग्री होती है, इससे पहले कंपैरेटिव भी एक क्वेश्चन आया था इसी में। तो लार्ज की जो सुपरलेटिव डिग्री है, ये लार्ज जो है एक रेगुलर एडजेक्टिव है। रेगुलर वो होते हैं जिनके आगे er या est लगाया जाता है, तो लार्ज से बन जाएगा लार्जेस्ट। फिर 71 है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बराए आज़म है। तो ये भी मैंने लेक्चर में आपको करवाया है उस कोर्स में। दो तरह के आर्टिकल होती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो जो इनडेफिनेट है वो ए और एन होती हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो दा होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। मैं एक मरतबा फिर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा वो 6 वीडियोस का कोर्स लाजमी देखें। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वहाँ पे मैंने नंबर भी दिया हुआ है, आप रब्ता करके ले भी सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितने आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो मैंने आपको 90% का कहा है, तो ये 95% अबाव जो है उन्हीं के से रिलेटेड चीज़ आई हुई है। तो 93 को देखते हैं, फाइंड द सेंटेंस विद अ कॉमन जेंडर। तो ये चीज़ भी हमने वहाँ पे की है। कॉमन जेंडर वो होता है जिसकी जिन्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। तो एक तो कजन है, तो यही कॉमन है, हम लड़की को भी कजन कहते हैं, लड़के को भी। चेयर जो है ये न्यूटर जेंडर है। और बॉयज जो है ये मेस्कुलिन है, मुजक्कर है। मैन भी क्या है? मेस्कुलिन, ये भी मुजक्कर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। तो जिन लोगों ने मेरा वो कोर्स देखा है, तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताएं कि ये कितना यूजफुल है और उसमें से कितना कुछ आया है। फिर 94 है, द एंटोनिम ऑफ वेरी इज। तो वेरी का मतलब होता है थका हुआ, तो हमने इसका एंटोनिम लिखना है, उल्टा मतलब लिखना है। तो टायर्ड इसका सिनोनिम है थका हुआ, एग्जॉस्टेड थका हुआ, फैटीग थका हुआ।
तो इसका ये सारे इसके सिनोनिम है, मुतरादिफ हैं, जबकि लाइवली जो है इसका एंटोनिम है। लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक या ताज़ा दम। तो 95 को देखते हैं, ये भी हमने वहाँ पे किया है उसी कोर्स में। एनाग्राम पहले भी आया है कि हम उसके अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करते हैं, तो लिसन के अल्फ़ाबेट को आगे पीछे करें तो क्या बन जाएगा, साइलेंट। तो इसमें देखें ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसमें देखें 5 है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 5 वाला है, ये भी 5 वाला है। फिर 96 को देखते हैं, प्लीज स्पेयर माई एग्स डियर कंपेनियन। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को हमने क्या करना है, निशानदेही करनी है। तो यहाँ पे प्लीज, ये तो इंटरजेक्शन है, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद एग्स क्या है, ये तो नाउन है। अच्छा यहाँ पे देख लें माई, हालांकि इसको तसव्वुर ज्यादातर यहाँ पे टेस्ट में मैं देख रहा हूँ इसको प्रोनाउन माना जा रहा है, लेकिन ये माई क्या है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन इसका ऑप्शन ये माई नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे ज्यादा सूटेबल एडजेक्टिव उनके मुताबिक होगा वो डियर होगा। डियर कंपेनियन, तो कंपेनियन एक नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव। ये माई भी इसमें एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन चूंकि इसको ज्यादातर प्रोनाउन तस्वर कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन फिर क्या होगा, डियर होगा, बी ऑप्शन। फिर 97 है, द पप्पी लुक्ड फ्राइटेंड। जो कुत्ते का बच्चा है वो खौफजदा दिखाई दिया, डरा हुआ दिखाई दिया। तो इसमें देखें ये जो फ्राइटेंड है ये एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये किसके तौर पे काम कर रही है, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है। पपी तो इसमें नाउन है, लुक्ड इसमें वर्ब है, द इसमें अभी हमने पढ़ा है कि ये आर्टिकल है, तो फ्राइटेंड इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव। फिर 98 है, सिंस इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स। तो ये भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से करवाया अपने छठे लेक्चर में, क्लासेज। तो ये कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट क्लास, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका कोई कंप्लीट मतलब नहीं होता, और ये हमेशा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। सिंस जो कि एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिसके लिए मैंने आपको निमानिक बताई थी, ऑन आ वाइट, बस उससे आप सारे कंजंक्शन याद कर सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन। तो यहाँ भी देख लें, उसकी मुस्कुराहट ऐसी जो है वो चमक वाली थी जैसे कि सूरज। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी मुस्कुराहट का सूरज के साथ। जो वर्ड लगी हैं सिमिली वाले वो कौन से हैं, एज। लाइक और एज लगाए जाएं, दो चीजों का कंपैरिजन हो तो वो सिमिली होती है, तशबीह होती है। और इसमें वजह क्या है, ब्राइटनेस है। ये फिगर ऑफ स्पीचेस भी मैंने आपको सारी करवाई हैं, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोली, सारी मैंने उस कोर्स के अंदर करवाई हुई हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन सिमिली। तो यहाँ से दी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। तो ये सारे ही 6 डिजिट नंबर हैं, लेकिन सबसे छोटा नंबर ये है 1 लाख। तो ये इसका आंसर है डी। फिर है 22, व्हेन वी डिवाइड 9592 9592 को जब 22 से डिवाइड करें तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन भी इनके लिए, सबके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं जो जो सॉल्व करने वाले हैं। ये वाला भी 23 भी वहीं से देखेंगे इकट्ठा ही। इफ द कास्ट ऑफ 12 लैपटॉप्स इज 9132, 9132 अगर 12 लैपटॉप की कीमत है तो एक लैपटॉप की कितनी होगी। मैथ का पोर्शन ज्यादा आसान इन्होंने बनाया है, तो देख लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 22 में डिवाइड करें, 4 मरतबा 88, फिर ये सारा आंसर आप डिवाइड करते करते क्या आंसर आएगा, 436। तो यहाँ जो वैल्यू होती है वो होती है क्वोशंट। फिर ये जो अंदर वैल्यू होती है इसको डिवाइडेंड कहते हैं, और जो डिवाइड करने वाला होता है इसको कहते हैं डिवाइजर। तो इसका क्वेश्चन क्या आ गया, बी ऑप्शन 436। फिर है 12 लैपटॉप की कीमत अगर 9132 थी, तो जो एक निकालनी है तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। 9132 को जब 12 पे आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर क्या बचता है, 761। तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो सॉल्व करने के होंगे वो मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 16 की। तो 16 को आप इस तरह रखने के बाद जब 2 पे डिवाइड करें 8 आ जाएगा, फिर 2 पे करें 4 आ जाएगा, फिर 2 पे करें 2 आ जाएगा, फिर 2 पे करें 1 आ जाएगा। तो ये 4 मरतबा 2 2 आती हैं, तो इसमें सी ऑप्शन देख लें, 2 2 2 2 2। तो 4 मरतबा 2 आएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद 25 है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज दिस। तो ये पॉलिनोमियल हो, इसको इस पे डिवाइड करें x-4 पे, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप क्या करें, पॉलिनोमियल को हमने अंदर रख लिया, जो डिवाइजर है उसको बाहर रख लिया। अब जो है पहला हमने बनाना है, जो टर्म है वो है 3x³ तो x³ हमें बनाना पड़ेगा, मतलब मैं x-4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 3x² के साथ। तो x² के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि ये पूरा पूरा 3x³ बन जाए।
तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले x के साथ करें, 3x³ बन गया, फिर इसी को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12x² आ गया, साथ में माइनस साइन आ गया। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखें, फिर अब इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस। साइन चेंज करने के बाद पहली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 12 में से 2 गया, 10 बच गया, 10x² माइनस 150। अब हमने क्या बनाना है, 10x² बनाना है पहला नंबर। तो x माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट 10 है तो 10 बनाना पड़ेगा, वेरिएबल x² है तो एक पावर हमें और चाहिए, एक पावर इधर मौजूद है, एक और चाहिए x वाली। मल्टीप्लाई किया, x को 10x के साथ 10x² बन गया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40x बन गया। तो ये वैल्यूज उठा के जब यहाँ पे लिखेंगे आप, अब देखें कि ये जो माइनस 40x है इसके लिए ऊपर कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो जब कोई भी ना हो तो उसको लायदा साइड पे लिखें। अब साइन चेंज करें, इसका साइन चेंज किया, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस से क्या बन गया प्लस। तो ये x वाला है, इसको मैं शुरू में ले आया हूँ, ये जो बगैर x किया उसको मैंने नीचे बाद में लिख दिया है। अब आखिरी नंबर है तो हमने क्या बनाना है, ये 40x बनाना पड़ेगा हमें। तो x माइनस 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 40 से, ताकि ये 40x बन जाए। तो मल्टीप्लाई करने से ये 40x आ गया, और 40 को 4 से ज़रब किया तो 160 आ गया। तो यहाँ पे जब आपने लिखा, ये पहला तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 160 का साइन चेंज हुआ, प्लस बन गया, तो दोनों को माइनस करें तो 10 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 10। तो यहाँ पे जो क्वोशंट है, क्योंकि उसने क्वोशंट का नहीं पूछा रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर जो बाद में बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो क्वोशंट में देखें 3x² मैंने लिखा है, ये प्लस 10x में नहीं लिख पाया, तो यहाँ पे आएगा प्लस 10x, और आगे जो है आखिरी नंबर है ये वाला प्लस 40, तो आखिर में लिख देंगे आप प्लस 40, तो इसका आंसर आ जाएगा रिमाइंडर 10। फिर 26 क्वेश्चन पे जाते हैं, ऊपर वाले का ए ऑप्शन है, रिमाइंडर 10 आया है। पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ अ डेसिमल डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे 25 है, उसके बाद ये डेसिमल है, तो उसके आगे आप जितने भी जीरो लगाएं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कहीं भी आपने 1 लगा दिया तो वैल्यू में तब्दीली आ गई, 10 लगाएंगे फिर भी तब्दीली आ गई, 100 लगाएंगे फिर भी देखें इजाफा हो गया। लेकिन आप डेसिमल के, ठीक है, अगर किसी नंबर के इधर लगाएंगे तो फिर तो वैल्यू में इजाफा होगा, लेकिन जब डेसिमल होगा, यहाँ पे अगर डेसिमल है तो उसके आगे जितने भी नंबर लगाएंगे तो ये दोबारा फिर भी 2 ही रहेगा। फिर 27 है, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, ए है -20, ये 20 और ये 0, और ऊपर ये अंडर रूट है तो उसके रूट है। तो आप बताएं, ये डिस्टेंस फार्मूला से हर एक को रियल नंबर में मिलाएं, मतलब इनकी डिस्टेंस निकालें, और फिर बताएं ये कोलिनियर है, स्केलिन है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल। तो ये 9th क्लास की जो मैथ की बुक है, ये उसका क्वेश्चन है, ये हर टेस्ट में आया है, तो आप इसको लाजमी देखें। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है जिससे हम डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मैं a और b के दरमियान मिसाल के तौर पे यहाँ डिस्टेंस निकाल रहा हूँ a b, तो इसमें ये पहले नंबर x वाले होंगे, पहला नंबर है x1, इसका पहला नंबर x2, दूसरा नंबर है इसका y1 और इसका क्या हो गया y2। तो जो फार्मूला है बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो x2 इधर था 2 और x1 था -2, तो ये -2 अंदर रखा, और ये माइनस फार्मूले वाला है, क्योंकि ये साइन चेंज करेगा तो इस वजह से मैंने ब्रैकेट में रखा है। उसके बाद देख लें, ये y2 है 0, 0 आ गया, y1 भी क्या है 0, तो ये भी 0 आ गया। तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन गए, 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर लिया, स्क्वायर ना भी लें तो ये स्क्वायर के रूट के साथ यहाँ से कैंसिल कर दें, तो दोबारा से आंसर आ गया 4। अब दूसरे पॉइंट निकालते हैं बी सी। तो बी सी के लिए ये x1 है, ये x2, ये y1 है और ये y2। तो वो उसी तरह से पहले हमने x2 रखा, फिर उसमें से x1 माइनस किया, फिर y2 में से y1 माइनस किया। तो पहले का भी स्क्वायर है तो ये -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे वो खुद ब खुद प्लस बन जाएगा, +4 हो गया, और ये स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ से बचा 12, 12 और 4 16, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दोबारा से इसका भी आंसर 4, पहले का भी 4 दूसरे का भी 4। उसके बाद ए सी है, तो मैंने पॉइंट दोबारा लिखे हैं, वो क्वेश्चन पिछले पेज पे था। तो इसमें ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, सारी वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 का स्क्वायर लिया 4, और यहाँ पे ये स्क्वायर्स के रूट के साथ कैंसिल, उसी तरह 12 4 16, 16 का स्क्वायर रूट ले 4। तो तीनों के आंसर 4 आए हैं। पहला क्वेश्चन था कि बताएं ये कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर के लिए शर्त होती है कि मिसाल के तौर पे ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस अलग अलग निकालें, फिर इन दोनों को जमा करें,
और इस अकेले डिस्टेंस के बराबर हो, मतलब ए सी का डिस्टेंस ए बी जमा बी सी के बराबर हो, जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला में लिखा है, तो वो बराबर तो नहीं आ रहे, 4 बराबर है 8 के, तो मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, पहला आंसर तो नहीं हो सकता। फिर है इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन। जैसे आम ट्रायंगल में भी पता है कि इक्विलेटरल ऐसी शक्ल होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो यहाँ देखें तीनों पॉइंट्स तीनों साइड्स बराबर आई हैं, तो इससे हमें पता चल गया ये कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। आइसोसेलेस में कोई सी दो साइडें बराबर होगी और स्केलीन में तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी। फिर 28 क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, व्हेन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100 वी मूव डेसिमल पॉइंट टू प्लेसेस। मिसाल के तौर पे ये डेसिमल है जिसका नंबर है 2, जिसका डेसिमल ना हो तो वो आखिर में होता है, तो अगर इस 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 200 हो गया, तो पॉइंट किधर आ गया, यहाँ पे, पहले किधर था, इधर, तो 1 और 2, 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ किधर गया, राइट साइड पे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, डी, राइट साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अहमद वांट्स टू बाय अ चॉकलेट विच कॉस्ट 98.46, 98.46 की चॉकलेट की कीमत है, उसके पास पैसे कितने, 52.25, तो बताएं उसको और कितने पैसे चाहिए। तो मतलब इस टोटल वाली कीमत में से जितने उसके पास है वो माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। टोटल कीमत उसके पास थी 98.46, सॉरी उस चॉकलेट की कीमत, इतने पैसे उसके पास हैं। इसमें बस एक ही चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी पॉइंट वाले आंसर क्वेश्चन सॉल्व करें, जमा या माइनस, जमा या माइनस, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो अगर नहीं रखा आपने तो आंसर आपका गलत आएगा। तो माइनस किया, 6 में से 5 1, फिर 2 6 और 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, आमना यूज्ड 8 एग्स आउट ऑफ 64, टोटल उसके पास 64 एग हैं, उसमें से 8 उसने इस्तेमाल किए हैं अंडे कप केक्स बनाने के लिए, तो बताएं उसने कितने परसेंट अंडे इस्तेमाल कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, नोट से पहले 31 देख लेते हैं। टू एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप ये याद रखें, दो एंगल्स को जमा करें, उनका मजमुआ 180 आए, जैसे 130 हो दूसरा 50 हो, तो दोनों को कहेंगे सप्लीमेंट्री। इसी तरह अगर दोनों का मजमुआ 90 हो तो उनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक 40 हो दूसरा 50 हो, तो मजमुआ 90 बन गया, तो वो दोनों कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं नोट से। तो 8 अंडे जो है उसने इस्तेमाल किए हैं, मतलब कि हम जैसे निकालते हैं ना, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो ऑब्टेन उसने कितने यूज किए, 8, टोटल कितने थे 64, तो परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कैंसिल करें, 8 एक मरतबा 8 8 8 मरतबा 64, तो फिर 100/8 हो गया, फिर कैंसिल होती हैं 4 पे, ऊपर 25 चौके 100 नीचे 2, तो डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 12.5%। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ दीज, दो नंबर है इनका मजमुआ, इनको जमा करना है, तो ये तो बच्चों वाले सवाल आए हुए हैं कि इन दोनों को जमा करेंगे, इसको देख लेते हैं। फिर 50 को देखें कि देयर आर डैश मीटर इन 600 सेंटीमीटर, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, सेंटी का मतलब होता है 100, तो 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 600 को 6 पे तकसीम 100 पे तकसीम करें तो आंसर कितना आ जाएगा 6, तो इसमें कितने मीटर होंगे 6। अगले क्वेश्चन को 51 और 52 सब को इकट्ठा ही देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, व्हाट इज 40% ऑफ 45, 45 का 40% निकालें तो वो कितना होगा। 52 है, एलसीएम निकालना है 4 और 12 का, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। 53 है, एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं -13 की। उसके बाद 54 है, इन दो नंबर्स को डिवाइड करें, 16,620 को 12 पे डिवाइड करें तो बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। फिर 55 क्वेश्चन है, फाइंड द 12% डिक्रीजेज ऑफ 625, तो 625 में अगर 12% कमी आए तो वो कितना नंबर बचेगा। तो इन तमाम क्वेश्चन को इकट्ठा ही देखते हैं नोट से। पहला क्वेश्चन था 49, तो दो नंबर्स मैंने ऊपर नीचे रखे, इनको जमा किया, 8 और 4 12, दो इधर रखा एक ऊपर, फिर 7 5 12 13, आगे सारा सॉल्व कर लें, ये तो जमा का क्वेश्चन है, तो 79,632 आ जाएगा। फिर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 600 सेंटीमीटर थे, तो जब भी आप किसी वैल्यू में लेके जाना चाहें तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी, तो देखें 1 मीटर के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी खुद से। तो अब जो है हमने ऊपर लाना है मीटर, तो ऊपर वाले को छोड़ दें, नीचे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होती हैं, तो मैंने नीचे लिख दिया 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 100 इसके साथ कैंसिल हो गया, सॉरी 2 जीरो, तो एक मीटर को 6 से ज़रूर दें तो कितने मीटर आगे, 6 मीटर। फिर है 40% ऑफ 45, तो आपकी जगह लिखते हैं मल्टीप्लाई, और परसेंट का मतलब होता है 1/100,
तो 1/100 लिख दिया, इसको कैंसिल किया, 9 पंजे 45, 5 20 मरतबा 100, फिर 20 एक मरतबा, 20 दो मरतबा 40, तो ऊपर 9 बच गया और 2 बच गया, 9 दूनी 18, तो कितने परसेंट आ जाएगा? 18%। फिर एलसीएम मैंने लिया डिवीजन मेथड से, 4 और 12, तीन मेथड से आप कर सकते हैं, फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, उसके मल्टीपल से भी, और ये डिवीजन मेथड है। तो इससे मैंने किया, दो के साथ किया तो अंदर ये दो बच गया, इससे 6 बच गया, फिर दो के साथ करें ये 1 हो गया, ये 3 बचा, फिर 3 के साथ करें 1 1 हो गए, फिर तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। उसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू है -13 की। तो याद रखें जब भी कोई नंबर होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि आप जीरो से इधर भी उतने ही फासले पे जाएं, चाहे माइनस हो या प्लस हो, दोनों तरफ उतना ही फासला आप तय करें। तो -13 के ऊपर भी अगर आप एब्सोल्यूट डालेंगे तो वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा? +13। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या करता है? वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव होगा तो होगा ही पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो उसको भी क्या कर देंगे हम? पॉजिटिव। तो इसका एब्सोल्यूट आ जाएगा 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन निकालना था। तो सिंपल डिवाइड करें, इसको अंदर रखें, 12 पे डिवाइड करें, तो 12 के साथ डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 1385। ये इसका आ जाएगा क्वेश्चन। फिर है 12% अगर डिक्रीज हो 625 में तो कितना डिक्रीज हो के आंसर बनेगा? तो 12% हम निकालेंगे 625 का सबसे पहले। तो 12 और 1% का मतलब होता है 1/100, नीचे रखा, 12/100 हो गया 625। अब कैंसिल करें, 5 20 मरतबा 100 और 125 5 मरतबा एक 625, फिर 5 पे होंगे तो 5 चौके 20 और 25 5 मरतबा 125, और ये 4 और 12 में डिवाइड होंगे, 4 एक मरतबा 4 थी 12, और फिर 3 को 25 से ज़रब दिया 75। तो अब डिक्रीज होने के बाद वो वैल्यू कितनी बचेगी? तो 625 में से 75 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 550। फिर 56 है, वी पुट कामाज आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन नंबर्स। तो जब भी हम नंबर लिखते हैं तो उसमें हर कितने डिजिट्स के बाद लगाते हैं कामा? 3 के बाद। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाला, जो पाकिस्तानी सिस्टम है जिसमें हजार फिर लाख करोड़ आती हैं, तो उसमें जो है एक पहले 3 के बाद लगता है, फिर 2 2 के बाद। तो मतलब इसने मेंशन नहीं किया कौन सा सिस्टम है, लेकिन ये हमारा तो हो ही नहीं सकता पाकिस्तानी, क्योंकि उसमें देखें पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, तो ये एक तरतीब नहीं बन रही। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम का ही मानेंगे यहाँ पे। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट्स के बाद कामा लगता है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। फिर 57 है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स देयर इन 7.2 सेंटीमीटर। तो आप देखते हैं जो स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 छोटी छोटी आपको लाइनें दिखाई देती हैं, वो मिलीमीटर्स होती हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 7.2 को 10 से ज़रब दें तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 72 बन जाएगा, 72 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। उसके बाद 52 है, द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर। तो ये नंबर है हमारे पास, ये देखें एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें कितनी है? 6 मिलियन है, 985,000 है, 621। तो यहाँ पे 3 3 के बाद काम आया हुआ है जो ऊपर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 टेंस हैं, तो 2 टेंस का मुराद के 2 को 10 से हम ज़रब दें तो 20 बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 59 में है कि विच वन इज रिफ्लेक्सिव एंगल? तो रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा हो, 180 ना हो, 180 से बड़ा हो, और 360 भी ना हो, 360 से छोटा हो। तो यहाँ पे 215 है रिफ्लेक्स एंगल, जबकि 75 है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। और उसके बाद 90 है राइट एंगल जो 90 का होता है, और सी जो है 180 वो होता है स्ट्रेट एंगल। इसके दरमियान ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। उसके बाद 60 क्वेश्चन है, फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पैरामीटर क्या होता है कि कोई भी शक्ल है उसकी बाउंड्री को जमा करें आप, इसको 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 सारी पैमाइश जमा करें, तो स्क्वायर की सारी लेंथ बराबर होती हैं, तो सबको आप जमा करें, 4L बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा पैरामीटर। या 4 को L से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, लेकिन चारों L को जमा करें तो कितने L बन गए? 4L, सी ऑप्शन। फिर 61 और 62 लास्ट क्वेश्चन दो बचे हुए हैं। 62 को यहीं से देख लेते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। कार्डिनैलिटी क्या होती है कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 3।
61 को देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर है, विड्थ 3.4 सेंटीमीटर है, तो उसका पैरामीटर बताएं। और ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के 2 होल मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ 4 है और विड्थ 3.4, दोनों को जमा किया 7.4, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 14.8 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी पैरामीटर। क्वेश्चन है द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या प्रीफिक्स फॉर 10। तो जो 10 है यूनिट के पहले हम लगाते हैं, ये प्रीफिक्स होती है। तो ये किसके लिए होती है? तो ये होती है डेका के लिए, ठीक है, जिसको डी से लिखते हैं। हेक्टा जो होता है वो 10 की पावर 2 होता है, 100 के लिए होता है। किलो 10 की पावर 3000 के लिए। और पीको होता है 10 की पावर -12। और इसकी स्पेलिंग इस तरह नहीं होते बल्कि ऐसे होते हैं, PICO, 10 की पावर -12। फिर 9 है वेव्स विच कैन ओनली ट्रेवल थ्रू अ मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो ऐसी वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवलिंग के लिए, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो बताएं इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव नहीं है? तो साउंड वेव को तो मीडियम चाहिए होता है, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, उसको हवा या कोई सॉलिड या लिक्विड चाहिए होता है आवाज़ को ट्रांसफ़र होने के लिए। सिस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो जल्जले के दौरान वाइब्रेट करके जाती हैं अर्थ क्रस्ट से या मेंटल से, तो उनको भी मीडियम चाहिए होता है अपनी ट्रैवलिंग के लिए। वाटर वेव्स तो उसको मीडियम चाहिए होता है पानी, तो जो उसके मालिक्यूल्स की डिस्टर्बेंस से क्रिएट होती हैं, तो उसको पानी होगा तो उसकी वेव्स ट्रैवल करेंगी। तो इंफ्रारेड वेव्स देखें, सूरज की रोशनी आती है, दरमियान में स्पेस भी होता है, वहाँ कोई मीडियम नहीं होता, ना हवा होती है ना कुछ, तो वहाँ से वो ट्रैवल करके आ जाती हैं। तो इसका ऑप्शन है सी। उसके बाद 10 है वैक्यूल स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड साल्ट्स इफ इन एबंडेंस। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो वैक्यूल उसको स्टोर कर लेता है, वाटर को और साल्ट्स को। तो कौन सा बताएं इसमें से वैक्यूल के मुतालिक, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के मुतालिक चीज़ जो वो कह रहा है कि ट्रू होगी? तो पहला देख लें, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव आइडेंटिकल वैक्यूल्स। तो दोनों के वैक्यूल्स तो एक जैसे नहीं होते। जो प्लांट सेल है उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और वो बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। दूसरा देख लें, एनिमल सेल्स हैव सिंगल लार्ज वैक्यूल। तो ये भी गलत है, सिंगल लार्ज वैक्यूल नहीं होता, उसमें ज़्यादा होती हैं। कह रहा है कि प्लांट में कोई नहीं होता, ये बात भी गलत है। डी इस बात इसकी ठीक है कि प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे फैले हुए वैक्यूल्स होते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट बिगेन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो किसने अरेंजमेंट की थी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की एटॉमिक मास से? जैसे देखें आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, फिर हीलियम पे जाएं 4 हो जाएगा, फिर लिथियम पे आगे जाती है 7 हो जाता है। तो इस तरह एटॉमिक मास बढ़ते हुए जाता है। तो ये अरेंजमेंट किसने की थी? डिमिट्री मेंडलीव ने की थी। उसके बाद है 12 नंबर, डिसकंटिन्यूज वेरिएशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट separate categories or forms of a trait with no intermediate forms. Which one of the following is not a discontinuous variation? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को पहले समझ लें कि ये ऐसी तब्दीली होती है जिसमें जो हसलतें या खासियतें होती हैं किसी भी इंसान की, तो वो मतलब कि कुछ ही हालतों में हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप है, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, डी ई एफ कुछ नहीं हो सकता। जितने भी इंसान होंगे उनमें से उनका कोई एक ही होगा। या हम कह सकते हैं कि रोलिंग टंग, जो जुबान इंसान करता है, रोल करता है, कुछ बंदे ऐसे होंगे रोल कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते होंगे। ये यस या नो में है, इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं हो सकती। तो ये डिसकंटिन्यूज है। इसके अलावा जो देख लें अटैच्ड ईयर लोब, जो कान की लू होती है, नीचे वाला नर्म हिस्सा होता है, या तो ये जिल्द के साथ, इंसान के चेहरे के जिल्द के साथ जुड़ी होगी, अटैच होगी, या डीटैच होगी, या अलग होगी, बस, और इसमें कोई हालत नहीं हो सकती। तो ये तीनों हैं डिसकंटिन्यूज, जिसमें या तो होगा या नहीं होगा, और कोई तीसरी सूरत हाल नहीं हो सकती। तो ये भी डिसकंटिन्यूज है। ब्लड ग्रुप भी डिसकंटिन्यूज है। स्किन कलर देख लें, स्किन कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं, फेयर से लेके डार्क तक, किसी का सांवला भी हो सकता है, किसी का जो है वो सफ़ेद होगा, किसी का कैसा होगा, किसी का कैसा। तो ये स्किन कलर मुख्तलिफ होंगे, तो इसको कहते हैं कॉन्टीन्यूज वेरिएशन। इसके अलावा वेट जो होता है, वज़न, किसी का कितना वज़न होगा, कि थोड़ा ज़्यादा, तो मुख्तलिफ रेंज होती है। उसके अलावा जो साइज़ होता है इंसान का, जो है कोई 4 फुट कद होगा, किसी का 3 फुट होगा, किसी का 3.5। तो ये भी क्या है? कॉन्टीन्यूज वेरिएशन। फिर उसके बाद है बायो फोर्टिफाइड
गोल्डन राइस, तो ये एक फिनोमिना होता है बायो फोर्टिफिकेशन, जिसमें हम किसी भी स्टेपल फूड जो खाम पैदावार होती है उसकी गजाइत को बढ़ाते हैं। तो जो गोल्डन राइस है उसमें हमने किस चीज़ की गजाइत को बढ़ाया है, किस चीज़ को बढ़ाया गया है, विटामिन ए को। उसके बाद है 14 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसमें यह पूछा गया कि एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किया था। तो एटॉमिक नंबर हेनरी मोजले ने डिस्कवर किया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आयरन आयरन जिसके ऊपर जो है हमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 नजर आ रहा है, उसका कलर होता है येलो ब्राउन कलर। तो जब इसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, जब ये रिड्यूस होता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसका एटॉमिक नंबर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, +3 से +2 हो गया है, और ये बन गया फेरस आइन। तो जब ये फेरस आइन बना रिड्यूस हो गया, तो इसका कलर कैसा होगा, तो ये पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन, हल्का सब्ज कलर इसका हो जाएगा। तो ये फेरस सल्फेट में भी होता है FeSO4 में, तो उसका कलर भी कैसा होता है, हल्का ग्रीन होता है। फिर है 42 बॉटल शेप पार्ट ऑफ द कार्पल पोलन एडहियर टू। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जहाँ पे पोलन चिपकते हैं और फिर जर्मिनेट होके एक पोलन ट्यूब बनाते हैं। तो इस तरह का कार्पल होता है, एक बोतल नुमा शेप होती है। ये ऊपर स्टिग्मा होता है, फिर नीचे स्टाइल, फिर नीचे आगे ओवरी होता है। तो यहाँ पे आके पोलन चिपकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टिग्मा। और ये जो है फीमेल पार्ट होता है जिसको कार्पल कहते हैं, जबकि फिलामेंट किस में आ जाता है, मेल पार्ट में आ जाता है। और ओवरी तो नीचे होता है, होता फीमेल में ही है, कार्पल में नहीं नीचे। और स्टाइल वो जो ट्यूब जा रही होती है, स्टॉक डंडी सी जा रही होती है, उसको स्टाइल कहते हैं। उसके बाद है 43 द टर्म यूज्ड फॉर कंप्लीट मून विजिबल इन द स्काई इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जब मुकम्मल चांद हो जाता है उसको हम कहते हैं बदर कहते हैं। जबकि क्रीसेंट जैसे इस तरह जो नया चांद हो रहा होता है पहले 1-2 दिन का, उसको कहते हैं क्रीसेंट, इस तरह का होता है। न्यू मून किसे कहते हैं, न्यू मून जब इनविजिबल होता है मून, हालांकि मून गायब तो नहीं होता, वहां मौजूद होता है, लेकिन उस पर कोई जो है उसकी सूरज की शुआएं नहीं पड़ रही होती, रोशनी नहीं पड़ रही होती, जिससे हमें 1-2 दिन के लिए मून नजर नहीं आता। तो उस मून को कहते हैं न्यू मून। और क्वार्टर मून कब होता है, जब आधा होता है, ठीक है, आधा मून होगा, एक क्वार्टर हो जाएगा, फिर पूरा होगा, फिर कम हो के आधा होगा, तीसरा क्वार्टर, और फिर चौथे में इनविजिबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 44, पहला पार्ट जो जर्मिनेशन के बाद बाहर निकलता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है रेडिकल। फिर 79 क्वेश्चन है, दी वाटर विच कंटेन्स लेस देन 1000 मिलीग्राम पर लीटर साल्ट। तो अगर हम देखें कि 1 लीटर में अगर 1000 मिलीग्राम लीटर से कम साल्ट हो, तो वो पानी फ्रेश वाटर होता है, मतलब कि पीने के काबिल होता है। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा जरिया है ज़मीन के ऊपर टोटल फ्रेश वाटर का, जहाँ पे ज़्यादा पोर्शन पाया जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें तो बहुत कम मिकदार में होगा। लेक्स एंड स्ट्रीम्स में तकरीबन 1% तक होता है। अंडरग्राउंड वाटर में भी होता है ज़्यादा, लेकिन इससे कम होता है। सबसे ज़्यादा पानी जो फ्रेश वाटर है, जो पीने के काबिल है, वो ग्लेशियर्स में होता है, और जो परमानेंट आइस शीट्स हैं, बर्फ़ की तय बनी हुई हैं, वहाँ पे होता है। दुनिया में बहुत ही थोड़ा है फ्रेश वाटर, मुझे लगता है 3% होगा पीने के काबिल पानी, जो 97% है वो सारा पीने के काबिल नहीं है। वो किधर है, ओशंस के अंदर है, समुद्रों में। 80 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अल-हावी द मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया रिटन बाय मोहम्मद बिन जकरिया अल राजी। तो अल-हावी के अंदर उन्होंने क्या किया था, नॉलेज जो मौजूद था, वो तमाम मेडिकल नॉलेज वो ग्रीक और अरब सोर्सेज से उन्होंने लिया था। बीच में सीरियन को भी इंक्लूड किया जाता है, शाम से भी लिया गया था, और इंडियन से भी, लेकिन मोस्टली जो बुक के अंदर मेंशन किया गया वो है ग्रीक और अरब। तो ये सारे क्वेश्चन, ये देखिए ऊपर भी 10th का क्वेश्चन था, ये 9th का क्वेश्चन है, इससे नीचे फिर 81 है, ये भी 9th की बुक में से आए हैं। तो 9th और 10th को आप लाजमी देखें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहाँ से। पॉलीथीन इज फॉर्म फ्रॉम पॉलीमर्स ऑफ इथीन, इथीन के पॉलीमर से बनता है पॉलीथीन। तो बताएं कि जो पॉलीथीन जो है वो कौन सी किस्म का प्लास्टिक है। तो यहाँ देखें, ये तो कोई टाइप ही नहीं होती, नॉन थर्मोप्लास्टिक। इलास्टिक पॉलीमर जो होती हैं वो रबर होती है, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, उनको इलास्टोमर भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ये दो किस्म के प्लास्टिक होती हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको आप हीट करते हैं पिघल जाता है, दोबारा जब ठंडा होता है तो फिर हार्ड हो जाता है। तो ये प्लास्टिक ऐसा ही है, पॉलीथीन ऐसी ही शक्ल है थर्मोप्लास्टिक। जबकि थर्मोसेटिंग ऐसा होता है प्लास्टिक जिसको आप पिघलाएंगे और दोबारा जब हार्ड होगा तो रीमोल्ड नहीं हो सकेगा, बस हार्ड हो गया तो फिर रीमोल्ड नहीं होगा।
82 है स्मोकिंग इज रिगार्डेड एज फर्स्ट स्टेप बिफोर समवन गेट्स इनटू सम सीरियस एडिक्शन। तो नशे पे लगने की पहली चीज क्या है? स्मोकिंग या सिगरेट नोशी। तो बताएं इससे जो है हमारी जिंदगी को क्या खतरा होता है और क्या खतरा है? लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड क्लॉट्स ड्यू टू स्मोकिंग। कहाँ पे खून जम जाता है? तो हार्ट और ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है कि जो खून साफ साफ खून ले जाने वाली आर्टरीज होती हैं उस वो पतली हो जाती हैं। तो पतली होने की वजह से वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो सख्त हो जाती है और पतली हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग होती है कहाँ पे? दिल में और ब्रेन में। उसके बाद है 83, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज। जो काबिल पायदार तरक्की है उसकी क्या तारीफ है? तो कि उस तरक्की की क्या तारीफ है कि रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, कि आप क्या करें? माहौलियाती असर को कम कर दें। तो ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ऑप्शन दूसरा जो ठीक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप माशी तरक्की ज़रूर करें दैट टेक्स फ्यूचर जनरेशन इनटू अकाउंट। जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी जहन में रखें। ऐसी माशी तरक्की हो जिससे वसाइल जो हैं आपके पास इतने हों कि आने वाली नस्लें भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर 84 है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के हम चेक करते हैं कि कितना सॉल्यूट पड़ा हुआ है किसी सॉल्वेंट में। वो हम मोलैरिटी से भी चेक करते हैं और परसेंटेज से भी। तो आप बताएं कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन कब होगा? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन तब होता है जब सॉल्यूट कम हो। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, उसको डाइल्यूट कहते हैं। अगर सॉल्यूट ज्यादा हो तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद जो है आखिरी तीन चार क्वेश्चन है तो वो चले जाते हैं 90 क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज अप्लाइड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गैसेज इन स्मोक स्टैक्स। तो जब आपने डस्ट को निकालना हो या स्मोक को निकालना हो गैसेस के अंदर से तो उसके लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना इस्तेमाल होता है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको एक चार्ज दिया जाता है और अपोजिट चार्ज जो प्लेटों पे होता है उसके मुकाबले में अपोजिट होता है, तो फिर प्लेटें उसको अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो यहाँ फिनोमेना होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि 10th क्लास के पहले चैप्टर में मौजूद है। फिर 91 द प्रोसेस दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन सर्फेसिस। जो आयरन लोहे की सतह हैं उन पे जंग आता है तो उस पे कौन सा प्रोसेस होता है? तो वहां पे रिडॉक्स होता है। क्यों? क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन और पानी तीनों मिलते हैं। तो जो आयरन होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज करने से उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा तो वो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो होगा ऑक्सीडेशन। जबकि जो ऑक्सीजन होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, जिससे वो क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा। और वो कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठी होती हैं तो उसको कहते हैं रिडॉक्स। फिर ना उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे ना ही रिडक्शन कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? रिडॉक्स। उसके बाद 92 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन की तैयारी होती है, उसमें तरतीब कौन सी इसमें ठीक है? तो सबसे पहले रेप्लिकेशन होती है, वो जो डीएनए है वो अपनी एक कॉपी बनाता है, नकल बनाता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, वो अपना एक मैसेज आगे भेजता है मैसेंजर आरएनए को, एमआरएनए को। फिर वो आगे भेजते हैं ट्रांसलेशन के लिए, मतलब कि उसको डी कोड किया जाता है और राइबोसोम के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है।